चैप्टर का नाम क्या है? फेमा। चालू करें, चलिए। फेमा कब आया? ईयर 1999। क्लियर है? फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज किसी भी कंट्री का क्या रहता है? स्ट्रेंथ रहता है। तो उस स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या बनाए? सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस बनाए, जिसके बेसिस पर कंट्री क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगी। क्लियर है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या बनाया? एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया ईयर 1999 में। नाम क्या रखा उसका? फेमा एक्ट 1999। अब वो बोले कि फेमा आया कैसे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आना चाहिए। भारत कब आजाद हुआ? 1947। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 47। जैसे ही इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि भाई इंडिया गुलाम ही किस वजह से बना था? कि फॉरेन के लोग इंडिया में ट्रेड करने आए और ट्रेड करने के नाम पे इंडिया वालों को क्या बना लिया? गुलाम। करेक्ट है? तो उन्होंने उस समय पर डर के मारे एक स्ट्रिक्ट इकोनॉमी बनाई, जिसका नाम क्या रखा? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ईयर 1973। अब उस पर्टिकुलर एक्ट के फीचर्स क्या थे? कि इट वाज स्ट्रिक्ट इन नेचर। सारी चीजें प्रोहिबिटेड थी एक्सेप्ट फ्यू, कि आप किसी भी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। हर एक चीज जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी, एवरी नाउ एंड देन यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। डन। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपने फेरा एक्ट का कंप्लायंस नहीं करा और करा इंफ्रिंजमेंट, तो आपके ऊपर सीधे कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे? क्रिमिनल लॉज। आपको सीधे जेल भेजा जाएगा। क्लियर है? देन इंडिया फाइनली अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन ईयर 1991। क्या कहते हुए? कि इंडिया शैल बी अडॉप्टिंग एलपीजी। एलपीजी सेज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डन। अब लिबरलाइजेशन क्या कहता है? कि इंडिया में जितनी भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उसे लिबरलाइज किया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर से चीजें किस पे शिफ्ट हो? प्राइवेटाइजेशन पर। एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो अब कहां जाना चाहिए? ग्लोबली जाना चाहिए। तो जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने जरूरत समझी कि इट इज टाइम टू चेंज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और अब हमें क्या करना है? स्ट्रिक्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो फेरा एक्ट वाज रिपील्ड बाय फेमा एक्ट 1999। डन। और फेमा एक्ट के कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो उन्होंने फोकस करे, द वेरी फर्स्ट वन वाज लिबरलाइज्ड, कि जितने भी लॉज हैं जो यहां पर स्ट्रिक्ट थे उन्हें क्या किया गया? लिबरलाइज किया गया। सेकेंड, प्रोहिबिशन को हटाया गया, कि भाई आज प्रोहिबिशन रहेगा किन चीजों पर? कुछ चीजों पर, बाकी सारी चीजों को आप फ्रीली क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। एंड क्रिमिनल लॉ वाज शिफ्टेड टू सिविल लॉ। अब उन्होंने बोला यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। डन। और जैसे ही ये एक्ट बनाया, उन्होंने बोला इस एक्ट में जितनी चीजें भी लिखी हुई है वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। कहां से? जून 2000। तो फेमा एक्ट कब आया बेटा? 1999। और फाइनली फेमा एक्ट में जितनी भी चीजें लिखी वो एप्लीकेबल कहां से हो गई? जून 2000 आया। अब फेमा जो है उसका पर्पस था, तीन चीजों को लेकर पर्पस लाया गया। पहला पर्पस क्या था उसका? टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्पस ऑफ फेमा क्या था। सो द वेरी फर्स्ट पर्पस वाज टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। आया कि भैया फॉरेन ट्रेड सिस्टमैटिक मैनर में चले, और सरकार किसको प्रमोट करे? ग्लोबलाइजेशन। और सरकार एक चीज और एक्सेप्ट करे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डन बेटा। आया। तो पहला क्या था पर्पस? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। सेकेंड, टू इंक्रीज फॉरेक्स, कि कंट्री के पास, वही कंट्री पावरफुल मानी जाएगी जिसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन रिजर्व अगर आपको बढ़ाना है तो
तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेमा अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज टू डेवलप फॉरेक्स मार्केट, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ग्लोबली चल रहा है उसे डेवलप करने के लिए क्या लाया जाए, फेमा। तो देयर वर 3 बेसिक पर्पस जिसके बेसिस पर क्या किया गया है, फेमा लाया गया था। द वेरी फर्स्ट वन वाज टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, पहला। दूसरा, टू इंक्रीज फॉरेक्स, आया टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। थर्ड, टू डेवलप फॉरेक्स मार्केट, डन। आ गया बेटा। इसके बाद उन्होंने बोला देयर आर सर्टेन अथॉरिटीज अंडर फेमा, कि फेमा को सॉल्व करने के लिए, फेमा के केसेस हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, अथॉरिटीज बनाई हुई है। सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टियर मशीनरी। पहला कौन रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहला कौन सा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो क्या बनाएगा, लॉ, डन। रूल्स बनाएगा अंडर सेक्शन 46 की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है कि वो क्या बना सकता है, फेमा से रिलेटेड रूल्स, अंडर सेक्शन 46। सेकेंड, आरबीआई, आरबीआई के पास पावर क्या रहेगा, रेगुलेशन, अंडर सेक्शन 47। आया बेटा, डन। और लास्ट में इंस्पेक्शन, पनिशमेंट और सेटलमेंट या कंपाउंडिंग का पावर किसको दिया, ईडी। ईडी बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डन। तो 3 चीज है कि 3 टियर मशीनरी फॉलो होगा। पहला, मिनिस्ट्री है वो रूल्स बना देगी, आरबीआई रेगुलेशंस बना देगा, और ईडी इंस्पेक्शन ग्राउंड लेवल पर वर्क करेगी। पहला इंस्पेक्शन, दूसरा पनिशमेंट, और तीसरा सेटलमेंट। सेटलमेंट रेफर्स टू कंपाउंडिंग, कि जाने अनजाने में अगर आपने क्या कर दिया है, फेमा का नॉन कंप्लायंस कर दिया है तो आप सेटलमेंट कर सकते हो, डन। तो टोटल सेक्शन अगर फेमा में देखा जाए तो कितने हैं आज की डेट में, 49। और 2 चीज है, पहला रूल्स बनेंगे और दूसरा रेगुलेशन बनेगा। रूल्स का पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट है बेटा, और रेगुलेशंस बनाने का पावर आरबीआई, अंडर सेक्शन 47। आ गया समझ में, यहां तक समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ लिया, उसके बाद पर्पस समझ लिए, पर्पस है 3। इसके बाद हमने देखा कि भाई अथॉरिटीज कौन कौन सी है, तो 3 टियर मशीनरी है। फिर हमने सेक्शन के 2 बाइफर्केशन देख लिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। अब डिफरेंस की जगह इसको ये बोले कि वी विल बी कंपेयरिंग फेमा विद फेरा। तो फेरा कब आया, 1973। फेमा कब आया, 1999। फेरा जो था वो क्या था, एक रेगुलेटिंग एक्ट था कि हम सिर्फ रेगुलेट करेंगे। उन्होंने बोला हम मैनेज करेंगे, हम किसी भी चीज पे मनाही नहीं करेंगे, हम सब चीजें सिस्टमेटिक मैनर में मैनेज करेंगे। सेकंड, उन्होंने बोला फेरा वॉज क्रिमिनल लॉ, फेमा क्या था बेटा, सिविल लॉ, डन। यहां पर इंप्रिजमेंट के प्रोविजन थे, यहां पर फाइन है, डन। नेक्स्ट इज नथिंग वॉज परमिटेड अनलेस अलाउड, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहां पे क्या बोला उन्होंने, एवरीथिंग इज अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड, कि भाई सब काम कर सकते हो कुछ चीजों को छोड़कर। आया, यहां पर उन्होंने बोला मेंस रिया क्या है, प्रेज्यूम, मान लिया जाएगा कि आपका इंटेंशन ही मैलाफाइड था। यहां पे उन्होंने बोला प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका मिस्टेक नहीं है। आया, ये आपका मिस्टेक है, डन। फेरा थोड़ा सा बड़ा प्रोविजन था, वहां पर सेक्शंस ज्यादा थे, तो टोटल सेक्शंस कितने थे फेरा में, 81, वेयरएज फेमा में कितना था, 49 सेक्शन। नेक्स्ट, ये एक नेगेटिव अप्रोच थी, यहां पे ये बोला जाता था कि इंसान ना करे एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ज्यादा बेहतर है। और यहां पे क्या रखी उन्होंने, पॉजिटिव अप्रोच, कि आप ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पार्टिसिपेट करिए, डन। यहां पर भी 3 टियर मशीनरी थी, यहां पर भी 3 टियर मशीनरी है, डन। फेमा और फेरा में डिफरेंस आएगा तो आप लिख पाओगे, कंपैरिजन आएगा तो पहला क्या बोलता है, ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था, ये एक क्रिमिनल लॉ है, वो सिविल लॉ है। यहां पर इंप्रिजनमेंट के प्रोविजंस थे, यहां पर फाइन के प्रोविजन है। यहां पे नथिंग वॉज परमिटेड अनलेस अलाउड, यहां पे एवरीथिंग इज अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड। यहां मेंस रिया प्रिज्यूम्ड है, यहां प्रूफ करना पड़ेगा। यहां पे टोटल 81 सेक्शन थे, यहां पर 49 सेक्शन है।
ये एक नेगेटिव अप्रोच था, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ये 3 टियर था, ये भी 3 टियर मशीनरी है। डन। अब उन्होंने कहा कि अगर आप फेमा को समझना चाहते हो तो आपको 3 डेफिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहला डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या रखा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहला क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। थर्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डन बेटा। तो 3 डेफिनेशन है। पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, थर्ड फॉरेन रेसिडेंट इंडिया। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और केस बेस्ड भी पूछा जाता है। चलो अपन चालू करते हैं कैट से। कैट बोले तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है समझना। तो आपको 2 शब्द समझ में आना चाहिए। पहला PRI, दूसरा PROI। PRI मतलब क्या होता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। जो पर्सन इंडिया में रह रहा है वो क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और जो इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडिया से ताल्लुकात रखता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 2 पार्ट समझ में आए। अब अपन डेफिनेशन समझते हैं कैट का। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कैट का डेफिनेशन ये कहता है एनी PRI डज एनी ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया where there is increase or decrease in asset or increase or decrease in liabilities, उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जब इंडिया वाला ऐसा कोई ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर जाकर कर रहा है जिससे या तो एसेट बढ़ रही है या तो एसेट कम हो रही है, या तो लायबिलिटीज बढ़ रही है या तो लायबिलिटीज कम हो रही है, या फिर बाहर वाला कौन? इंडिया के बाहर वाला किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है? इंडिया में आकर, जिसकी वजह से उसकी एसेट या तो बढ़ रही है या घट रही है, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया? So capital account transaction refers to such transaction which is entered either by person resident in India or person resident outside India, which causes either increase or decrease in assets or liabilities of individual. आया? हाँ या ना? इंडिविजुअल की जगह कर दो और एनी पर्सन। आया? तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। डन। बोलाओ जल्दी जल्दी, समझ में आया? अब समझना, मैंने अगर श्रीलंका में जैकलिन के घर के पास में एक घर खरीदा, जैकी के घर के पास में एक घर खरीदा, तो क्या मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूं? हाँ, ठीक है। ऐसा पर्सन जो 182 डेज से ज्यादा कहां रहा हो, ठीक है। मोटा मोटा डेफिनेशन तो अभी यही बोलता है कि ऐसा पर्सन जो 182 डेज इंडिया में रहा, 183 डेज कम से कम इंडिया में रहा हो, वो क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, मैं हूं, हाँ या ना? 6 महीने से तो तुमको तो नहीं पढ़ा रहा हूं पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, श्रीलंका में जैकी के घर के पास में, आप लोगों के लिए जैकलिन के घर के पास में क्या खरीदा है? असेट। घर एक असेट है, हाँ या ना? बोलो ना कि मैंने सोचा उसके घर के पास में घर बसाऊं। डन। तो क्या मेरी असेट बढ़ी? सार्थक बोलो, बढ़ी। तो उन्होंने बोला ये क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया? ठीक। जैकलिन ने बोला कि हर बार तुम ही पैसा नहीं लुटाओगे, मेरे पास भी पैसा है। जैकलिन ने श्रीलंका में रहते हुए इंदौर में, इंडिया नहीं, इंदौर में मेरे घर के पास में एक घर खरीदा। आया? ठीक। तो जब मैडम ने मेरे घर के पास घर खरीदा तो क्या 80 असेट बढ़ी मैडम की? हाँ। तो उन्होंने बोला क्या रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है? हाँ। उन्होंने क्या इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी? हाँ। क्या असेट में चेंज आया? हाँ। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आया? ठीक। अब मैंने ना लोन लिया श्रीलंका में, इतना तो पैसा है नहीं ना मेरे पास, तो मैंने श्रीलंका में क्या लिया? लोन, और घर भी लिया। लोन लेने से मेरी लायबिलिटी बढ़ी, हाँ। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ है। ठीक। मैडम ने बोला कि तुमको कॉपी करूंगी,
तुमने लोन लिया, मैं भी लोन लूंगी। तो उन्होंने बोला अगर उन्होंने भी जाके इंडिया में लोन लिया तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया आया नहीं, ठीक है, आया आया समझ में, डन। अब समझो, सार्थक ने अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में रहकर इंडिया में ही असेट खरीद रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नहीं लगेगा। आया समझ में? पक्का। अगर आपने जाकर स्विट्जरलैंड में अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करा, स्विस अकाउंट, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? नहीं है। असेट आई क्या? एफडी कर दी तो असेट है? हाँ, आएगा आएगा, डन। बोलो ना। अगर फॉरेन में कार खरीदी तो असेट है। आया समझ में? और 10-12 एग्जांपल दूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन समझ में आया कि इंडिया वाला इंडिया के बाहर या बाहर वाला इंडिया में आकर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है जिससे या तो असेट बढ़ रही है या घट रही है, या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। डन। अब मुझे बताओ, अगर मैं दुबई में जाकर एक असेट बेच रहा हूं मेरी पुरानी, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ। क्यों? असेट कम हो रही है। आया समझ में? बोलो पक्का। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन समझ में आया? पक्का। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल सा है, विच इज नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया? डेफिनेशन ऐसी सुनी सुनी सी लग रही है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? हाँ या ना? तो पब्लिक कंपनी इज सच ए कंपनी विच इज नॉट, और प्राइवेट पूरी एक्सप्लेन कर दी उन्होंने। तो यहां पर भी यही तो किया कि उन्होंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने बोला जो कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आएगा वो किधर आ जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल दे दो जरा थोड़े बहुत करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के। नहीं, अगर आप फॉरेन घूमने गए हो तो ये क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया? अगर आप फॉरेन पढ़ने गए हो तो ये क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने बोला कि भाई जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है उसको इग्नोर नहीं करना, वो किधर आ जाएगा? करंट अकाउंट में। आया? सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जिसमें असेट लायबिलिटी में चेंज आए, इफेक्ट आए, वो करंट नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और जो कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है वो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया समझ में? पक्का। बोलो जल्दी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपील। ओ चलो रुको, डन। अरे बोलो। नेक्स्ट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ध्यान से समझना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल अगर आपने क्या किया है? 183 डेज से ज्यादा, 183 डेज कम से कम इंडिया में रहे हो तो आप क्या मान लिए जाओगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पक्का समझना। इस साल में आया, वक्का वक्का करके गया शकीरा बन के इंडिया में शादी में, ठीक है। अब नाचते नाचते कब समय निकला पता ही नहीं पड़ा और निकल गया कितना? 183 डेज। आया तो उन्होंने बोला भाई कि जैसे ही आपने ये किया आप क्या बन गए? नेक्स्ट ईयर में क्या बनोगे? रेसिडेंट इन इंडिया। आया समझ में? आया? बोलो बोलो पक्का। तो एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, तो वो करंट ईयर में क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डन। अब उन्होंने बोला अगर इंसान 3 पर्पस के लिए आया है, पहला
इनडेफाइनाइट पीरियड, मतलब उसको ही नहीं पता है कब जाएगा वापस, आ गया है तो आ गया है। दूसरा बिजनेस पर्पस, कि वो इंडिया में आया है किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए आया, ठीक, तो अब इंडिया में बिजनेस करेगा, हाँ। तीसरा वो आया है वोकेशनल एक्टिविटी, गाना गाने के लिए इंडिया में आया है, नाचने के लिए आया है इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई अगर आप इस पर्पस के लिए आ रहे हो तो भी आप क्या माने जाओगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आया, फिर कितने भी टाइम के लिए आओ उससे मतलब नहीं है। 183 डेज वाला प्रोविजन 3 जगह एप्लीकेबल नहीं है। पहला इनडेफाइनाइट पीरियड, दूसरा पर्पस, तीसरा वोकेशनल एक्टिविटी। अब सर कैसे मालूम पड़ेगा कि इनडेफाइनाइट पीरियड के लिए आया है या नहीं आया है, वो खुद ही बताएगा, नहीं, उसके वीजा पे लिखा रहता है कि ये बिजनेस वीजा लेकर आया है, इमिग्रेशन वीजा लेकर आया है या टूरिज्म वाला वीजा लेकर आया है। टूरिज्म वाला लेकर आया तो थोड़े दिन में घूम के चले जाएगा, बिजनेस वाला लेकर आया है तो बिजनेस करेगा बढ़िया, तो वो सेकंड पॉइंट में कवर हो जाएगा। और अगर उसने बोला कि भाई मैं थर्ड पर्पस के लिए आया हूं इंडेफिनाइट, तो फिर उसके वीजा से क्लैरिफाई हो जाता है, डन। आया, बट अगर 3 चीज के लिए आए हो, पहला इनडेफिनाइट, दूसरा बिजनेस पर्पस, थर्ड वोकेशनल एक्टिविटी, तो आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लिए जाओगे। आया बेटा समझ में, बोलो जल्दी, आई तीनों डेफिनेशन समझ में। 3 डेफिनेशन कौन कौन सी है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, थर्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। यहां तक समझ में आया आपको, पक्का बोलो, ठीक है पक्का। अब नोट से नहीं पढ़ा रहा हूं, मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सबके पास मॉड्यूल हाल फिलहाल में तो अवेलेबल है, ठीक। लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो उन्होंने बोला आपको की कॉन्सेप्ट में 5 डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहला, स्क्रीन देखो जल्दी, पहला ऑथोराइज्ड पर्सन, दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट अकाउंट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज, लास्ट फॉरेन सिक्योरिटीज। आया, अब बेसिक समझा दिया मैंने आपको, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, क्या क्या क्या। जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो वहां की जो लोकली एक्सेप्टेड करेंसी है, तो आप जब इंडियन करेंसी सरेंडर करके फॉरेन की एक्वायर कर रहे हो तो उस कन्वर्शन को क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। आया, और यही करेंसी अगर शेयर्स डिबेंचर्स में तो उसे बोला जाएगा फॉरेन सिक्योरिटी, डन। अब सरकार का यह कहना है कि फेमा के हिसाब से अगर आप कोई भी कन्वर्जन कर रहे हो, किसका, एक्सचेंज का, करो, बट वो सिर्फ एक ही पर्सन से करवा सकते हो जो ऑथोराइज हमने करके रखा हुआ है, जिसको हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उसे क्या बोला जाएगा, ऑथोराइज्ड पर्सन। आया, चलो इन डेप्थ निकलना चालू करते हैं। बेसिक हमने देख लिया है, इंट्रोडक्शन बेटा पूरा, कि 1973 में एक एक्ट हुआ करता था, नाम क्या है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको हटाकर नाम क्या करा, फेमा। 1999 कब किया, जून 2000 में एप्लीकेबल कर दिया, कि इसमें जो भी लिखा है आपको कब से फॉलो करने का है, जून 2000। अब फेमा के फीचर्स देख लिए हमने कि आपको क्या बताता है ये, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ऑथोराइज्ड पर्सन, फोर्थ एडजुडिकेटिंग ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर कोई पर्सन किस में आता है, फेमा का नॉन कंप्लायंस करता है तो उसका केसेस को किस तरीके से सुना जाएगा, वो कहां पर जाकर अपील कर सकता है। आया, डन। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 3 पर्पस थे, हमने पढ़ लिया था। 3 पर्पस क्या क्या थे, टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, सेकंड टू इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व, डन, थर्ड टू डेवलप फॉरेक्स मार्केट, डन। आया बेटा, चलो अब आते हैं अपन डेफिनेशन पर, जहां डेफिनेशन में डाउट आए तुरंत पूछते जाइएगा। चालू करें, चलो पहली डेफिनेशन कौन सी दिख रही है सार्थक,
ऑथोराइज्ड पर्सन। सेक्शन 2 सी, क्लॉज सी क्या कहता है? ऑथोराइज्ड पर्सन is defined to include an authorized dealer। मतलब ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब 4 लोग। पहला ऑथोराइज्ड डीलर, दूसरा मनी चेंजर, थर्ड और एनी अदर पर्सन फॉर टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। ऐसा पर्सन जो फेमा एक्ट 1999 में ऑथोराइज है कि ये क्या कर सकता है, या तो फॉरेन एक्सचेंज में या तो फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकता है, उसे क्या बोला जाएगा? ऑथोराइज्ड पर्सन। मतलब मुझे अगर स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो मुझे वहां की स्विस करेंसी लगेगी। तो उन्होंने बोला विराट जी आप गांधी जी लेकर आइए, पैसा लेकर आइए इंडियन करेंसी में, और आप उसको किस में कन्वर्ट कराइए? स्विस करेंसी या फॉरेन करेंसी में। और एक ही पर्सन है जो कन्वर्ट कर सकता है, वो कौन है? ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको ऑथोराइज करा है किसने? फेमा एक्ट में, कि आप क्या कर सकते हो? फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकते हो। आया? अब इसमें पहला नाम क्या दिख रहा है? ऑथोराइज्ड डीलर। तो ऑथोराइज्ड डीलर मतलब वो पर्सन, वो बैंक जो क्या कर रही है? फॉरेन एक्सचेंज के कन्वर्जन में डील कर रही है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कराया था मैंने। पहला ऑथोराइज्ड डीलर कौन होता है? ऑथोराइज्ड बैंक, एडी कैटेगरी 1 बैंक, और दूसरा एडी कैटेगरी 2 बैंक। आया? तो ऐसा बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज करके देगा, साथ ही साथ आपको फॉरेन अकाउंट भी ओपन करके देगा, वो क्या है? एडी कैटेगरी 1 बैंक। आया? आया ना? और जो सिर्फ आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके दे देगा वो बैंक माना जाएगा एडी कैटेगरी 2 बैंक। आया बेटा? ऑथोराइज डीलर समझ में आया? ऐसा बैंक जो ऑथोराइज पर्सन का सर्टिफिकेट लेकर रखा हुआ है। सेकंड, मनी चेंजर, ऐसा इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर जो सर्टिफिकेट लेके रखा है कि भाई मैं पब्लिक के लिए क्या कर सकता हूं? डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज कर सकता हूं, उसे क्या बोला जाएगा? मनी चेंजर। अब मनी चेंजर में एक पर्सन और आता है, होटल। ठीक है कि अगर फॉरेनर वहां पर आए हैं तो वो क्या कर सकते हैं? होटल में ही चेंज करा सकते हैं। डन। एयरपोर्ट्स पर भी जाते हो आप तो वो क्या कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी चेंज करके दे सकते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? मनी चेंजर। सबसे सिंपल नाम यही है। नेक्स्ट इज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ये समझना, आपने आईएफएससी कंपनी सुनी, आपने एसईजेड सुनी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहां से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किधर को जाता? एक्सपोर्ट होता। तो उन्होंने बोला वहां से पेमेंट आएगा तो फॉरेन करेंसी में आएगा। तो ऐसी बैंक्स जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड जोन के लिए अलॉटेड हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। आया? हाँ या ना? या इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है जिसको फॉर टाइम बिंग ऑथोराइज करा है कि आप ऑथोराइज पर्सन बन सकते हो, वो क्या माना जाएगा? ऑथोराइज्ड पर्सन। डन। नेक्स्ट इज करेंसी नोट। इसको समझाने से कोई मतलब नहीं है, कैश या बैंक नोट जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज, मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब ऐसी सारी की सारी चीजें जिसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? फॉरेन एक्सचेंज में, उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। आया समझ में? चेक है, चेक क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो भी किस में आएगा? फॉरेन एक्सचेंज। आया समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट इज फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी समझ में आता है? वो सारे की सारे शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किस में डिनोमिनेटेड या एक्सप्रेस्ड है? फॉरेन करेंसी में। आया? जिसका अमाउंट या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट किस में है? फॉरेन करेंसी में है, तो उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन सिक्योरिटी। इसके 2 एग्जांपल है, एफसीसीबी, एफसीईबी। डन। आया? पक्का बेटा?
नेक्स्ट इज पर्सन. पर्सन का डेफिनेशन में कभी नहीं पढ़ा था. पर्सन मतलब दोनों, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल में तो मैं और आप, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, एक नाक, डन, पक्का. और नेचुरल आर्टिफिशियल में HUF, कंपनी, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. डन. ऑनलाइन, ऑफलाइन, कुछ डाउट? चलिए नेक्स्ट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. पढ़ चुके अपन कि ऐसा पर्सन जो मोर देन 182 डेज कहां रहा है? कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो कहां पर रहा हो? इंडिया में. उसे क्या बोला जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. डन, पक्का. अब उन्होंने बोला इसकी 2 कैटेगरी है. अगर 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 कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया चले गया है, हु हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर 3 पर्पस. पहला, फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब उसकी बाहर नौकरी लग गई है, या बाहर बिजनेस करने चले गया है, या गाना गाने चले गया है, या बाहर चले गया है अनसर्टेन या इनडेफाइनाइट पीरियड के लिए, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन से हो जाएगा बाहर. और ऐसे ही बाहर वाला अगर इंडिया आ जाता है नौकरी करने के लिए, बिजनेस या वोकेशन के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए, वो क्या माना जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. आया डेफिनेशन समझ में? इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख पाओगे कि बिट्टू नाम का एक लड़का अगर नौकरी करने के लिए इंडिया से बाहर गया तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है क्या? वो तो बाहर का ही हो गया. ठीक है, NRI मान लिया जाएगा. आया. फिर उन्होंने बोला अगर कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वो भी क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. दूसरा, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है या ब्रांच है या ऑफिस है इन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. अगर एप्पल वाले इंडिया के बाहर के हैं, कैलिफोर्निया, और इंडिया में अगर आकर एक छोटी सी दुकान लगा के बैठे हैं गन्ने का जूस, 40 रुपए बड़ा ग्लास, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. या कोई भी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, उसे क्या बोला जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. आया. अरे बाहर वाला इंडिया आ रहा है तो इंडिया का है. हाँ, इंडिया वाला अगर बाहर ब्रांच खोल रहा है तो भी इंडिया का माना जाएगा, इंडिया का ही माना जाएगा, क्योंकि वो टैक्स कहां भरेगा? बाहर वाला इंडिया आ रहा है तो भी टैक्स इंडिया में भरेगा. हाँ, उसको इंडियन डील करेंगे. हाँ, अरे इंडियन डील करेंगे जब भी तो क्या वसूल पाएंगे? टैक्स. आया. हाँ या ना? डन. आया समझ में? नेक्स्ट इज रिपैट्रिएट टू इंडिया. अच्छे से समझना, पैसा कमाया हुआ इंडिया में लाना इज टर्म्ड एज, ठीक है, फॉरेन में जितना भी पैसा कमाया जब वो कमा कर कहां लेकर आया? इंडिया में, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिपैट्रिएट टू इंडिया. रिपैट्रिएट टू इंडिया मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज. कि अगर आपने या तो प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी कहीं बाहर भेजी है और उसका पैसा आपको आ चुका है, अब उस पैसे को किधर को लाने का है? इंडिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिपैट्रिएट टू इंडिया. आया. अगर आपके अकाउंट में $20,000 हैं और आप उसको इंडिया में लाए और आपने कन्वर्ट कराया तो उसे क्या बोला जाएगा? रिपैट्रिएट टू इंडिया. आया समझ में? बोलो हाँ या ना? मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ में आया रिपैट्रिएट मतलब क्या होता है? कि बाहर से अगर आपने कोई पैसा लाया है, कमाया है, तो उसको कहां लेकर आ जाओ? इंडिया में. आया. और अगर आप उसको इंडिया में लेकर आएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? रिपैट्रिएट टू इंडिया. आया बेटा? डन. बोलो ठीक. रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक. क्या बोला उन्होंने? सेक्शन 3 पढ़ो पहले. प्रोहिबिट्स एनी पर्सन, जल्दी जल्दी, कि
सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि कोई भी पर्सन अदर देन, कि ऑथोराइज पर्सन के अलावा कोई भी पर्सन ना डील करेगा किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में, ना फॉरेन सिक्योरिटी में, टू एनी पर्सन, और मेकिंग एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। ना तो आप खुद करोगे, ना किसी के बिहाफ पर आप पेमेंट करोगे, ना फॉरेन एक्सचेंज का, ना फॉरेन सिक्योरिटी का। आया हाँ या ना? आ गया। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की परमिशन लेना पड़ेगा। आपका किसकी परमिशन लेना पड़ेगा आपको, आरबीआई। आया, डन। सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन एंड विद स्पेशल और जनरल परमिशन ऑफ आरबीआई। डन। बोलो, अरे बोलो, पक्का। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा अपन ने समझ ली है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके एग्जांपल देखो फटाफट, एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये क्या है, करंट है या कैपिटल है। तो या तो आपको कैपिटल आना चाहिए या तो आपको करंट आना चाहिए। अगर करंट मार्क कर दी तो बचे हुए क्या है, या कैपिटल मार्क कर दिए तो बचे हुए क्या है। तो दोनों में से एक तो आना चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों आना चाहिए। आया, पहला क्या बोलता है, रेमिडेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट। अगर आपके बूढ़े माँ बाप या तो फॉरेन में है, अमीर माँ बाप है बूढ़े, और वो यूएस में जाके सेटल हो गए और आप कहां पर हो, इंडिया में। आप इंडिया में कमाकर उनको किस में दे रहे हो, डॉलर में। या फिर आप अमीर हो, माँ बाप इंडिया में है, वो बोले हम पिंड नहीं छोड़ेंगे, तो आप यूएस में कमा रहे हो और पेमेंट कहां कर रहे हो, इंडिया में। तो उन्होंने बोला सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन शैल बी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपकी बीवी को यहीं छोड़ गए, स्पाउस, उसको पेमेंट यहां कर रहे हो, या नहीं, उन्होंने बच्चों के लिए स्पेसिफिक लिख दिया, चिल्ड्रन रिसाइडिंग एब्रॉड। वैसे तो सबके लिए लिखा है बेटा, पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन रिसाइडिंग एब्रॉड। कि बच्चा पढ़ने गया है, उसको पेमेंट कर रहे हो, कॉलेज फीस भर रहे हो, वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या गए हो एजुकेशन के लिए या मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अरे खुद के लिए भी गए हो तो वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया, बोलो, पक्का आया समझ में। अब सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 अलाउज एनी पर्सन टू और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम अ ऑथोराइज्ड पर्सन। आप चाहो तो उसे बेच भी सकते हो, आप चाहो तो उनसे ले भी सकते हो। इफ सेल और ड्रॉ इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आया, बट अगर रिजर्व बैंक को लगता है तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आया बेटा, बोलो, पक्का। अब उन्होंने बोला कुछ और एग्जांपल ले लो, किसके, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहला, गिफ्ट। अगर मुझे जैकलीन ने इंडिया के बाहर से क्या भेज दिया, छोटा सा 10 लाख रुपए का गिफ्ट, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। या मैंने क्या किया, 4-5 नंगू पुंगू बच्चे हैं अगर किसी कंट्री के, उनको कपड़े पहना दिए, डोनेट कर दिया पैसा, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, emigration, maintenance of close relative abroad, travel for attending a specialized medical checkup abroad, medical treatment abroad, studies abroad are current account transaction। आया सबको समझ में, पक्का, मनन, ऑनलाइन, सबको समझ में आया। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आप बाहर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, दुबई में है ना अभी कॉन्फ्रेंस, अरे आईसीएसआई की कॉन्फ्रेंस दुबई में है ना बेटा, तो अगर आप दुबई जा रहे हो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने,
ठीक है, तो उन्होंने बोला ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आप मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो तो, अगर मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो, समझो ना, कैंसर हुआ इंडिया में, मालूम पड़ा, ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, चेकअप के लिए जाओगे, ट्रीटमेंट के लिए जाओगे। अब चेकअप कराने का टाइम गया, ठीक है, अब ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो वो टाइम भी चले जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला, फिर वो ये अच्छा इंसान था, ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर कोई चेकअप कराने जा रहा है तो करंट, ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, माँ बाप को पैसा भेज रहा है, बीवी को पैसा भेज रहा है, बच्चों को पैसा भेज रहा है, करंट। आया समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुना है बेटा आपने, तो वो बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कि भाई आपकी ट्रेनिंग थोड़े दिन 2 साल कहां चलेगी, यूएस में। आया, तो अगर कोई इंडिया का पर्सन नौकरी कर रहा है और ट्रेनिंग के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर, तो आया समझ में, बोलो, ठीक। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन ट्रैवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टन ट्रांजैक्शन। क्या कहता है कि रूल 3 क्या प्रोहिबिट करता है, ट्रैवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि आप फॉरेन एक्सचेंज हम आपको देंगे ही नहीं अगर आप फॉलोइंग पर्पस के लिए कोई भी पैसा मांग रहे हो। पहला क्या दिख रहा है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। अगर आपने कोई लॉटरी जीती, उसका 1 करोड़ रुपए जीता आपने, और आप हमारे पास आए कि लाओ 1 करोड़ रुपए डॉलर में कन्वर्ट करो, मैं जरा घूम कर आता हूं, तो उन्होंने बोला हम आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, अरे इतनी मेहनत से फॉरेन रिजर्व हम बढ़ा रहे हैं, अब आपको कहीं से मुफ्त का पैसा आया तो आप आग किसको लगा रहे हो, हमारे फॉरेन रिजर्व को। तो उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। दूसरा, रेमिटेंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर बॉडी। ड्रीम 11 पर टीम बनाई है ना, बनाई, 7 करोड़ रुपए आए, ठीक है, हाँ ठीक है, ड्रीम 11 पर टीम बनाई, 7 करोड़ रुपए आए, आपने बोला मैं इसको कन्वर्ट करके कहां जाऊंगा, फॉरेन। उन्होंने बोला कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपने रेसिंग का पैसा कमाया, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग का पैसा आया, उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। अगर आपने लॉटरी टिकट परचेस करने के लिए पैसा मांगा, फॉरेन की लॉटरी टिकट्स होती है, उन्होंने बोला नहीं। बैंड मैगजीन मंगाई फॉरेन से इंडिया में कि वो वाली मैगजीन चाहिए, वो भिजवा लो, उसका डॉलर में पेमेंट करूंगा मैं, तो उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। फुटबॉल पूल्स, स्वीप स्टेक्स, ये अगर आपने करा तो अलाउड नहीं है। मतलब मोटा मोटा अगर आप समझोगे तो जो भी मुफ्त में आपके पास पैसा आया हो, उस पैसे को हमारे पास में कन्वर्ट कराने मत आना। इसके बाद पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फॉरेन में क्या किया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करा या कराया, और उस पर आपको क्या मिल रहा है, कमीशन, तो बोले कमीशन भी नहीं कन्वर्ट होगा। आया, फिर उन्होंने बोला अगर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन 10% ऑफ इनवॉइस तक अलाउड है। अगर आपने एक्सपोर्ट कराया, तो हम तो चाहते ही ना तुम एक्सपोर्ट प्रमोट करो ताकि वहां से क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो उन्होंने बोला एक्सपोर्ट पे कमीशन भी 10% तक अलाउड रहेगा। ठीक, फिर पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस। कॉल बैक सर्विसेज समझ में आता है आपको, हे दिस इज लिली, प्रेजेंटली आई एम नॉट अवेलेबल, ड्रॉप मी अ मैसेज आफ्टर बीप एंड आई विल कॉल यू बैक, बीप। फिर आप मैसेज पूरा रिकॉर्ड करते हो, हाँ या ना। तो अगर आप ऐसा फॉरेन में कर रहे हो तो उसका पैसा लगता है बेटा। तो उन्होंने बोला उस चीज के लिए हमसे पैसे मांगने मत आना। अगर आपके पास NRE नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट में कोई पैसा रखा हुआ है, उस पर आपको क्या मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम, तो भी अलाउड नहीं है। अब एक चीज पे गौर फरमाएं, अगर आप नेपाल और भूटान घूमने जा रहे हो तो भी फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज? अरे वहां पर इंडियन करेंसी चलती है, एक्सेप्टेड है। वहां पर अगर आप किसी को गांधी जी दोगे तो वह हंसते हंसते रख लेगा कि ठीक है
मैं इस इंसान को पहचानता हूं, इस महान शख्स को पहचानता हूं, मैं चला लूंगा। आया? तो रूल 3 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स ऑन ट्रैवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन। आया? आया? फटाफट इसको रीड करो बेटा, दोनों, करंट अकाउंट और रूल 3। जल्दी रीड करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी रीड करो। ऑनलाइन जल्दी, कुछ डाउट हो तो पूछिए। डन? डन? चलिए, आया समझ में? आ गया? नेक्स्ट इज, उन्होंने बोला कि आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा शेड्यूल 2 के लिए। किससे परमिशन लेना पड़ेगा आपको? तो उन्होंने बोला फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन जो कहां पर आ रहे हैं? शेड्यूल 2 में। आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर शेड्यूल 3 के कुछ ट्रांजैक्शन है तो आप वो ट्रांजैक्शन में एंटर कब करोगे? जब आप प्रायर अप्रूवल लोगे। किससे? आरबीआई। समझ में आया? शेड्यूल 1 में तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि आप ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, भले ही आप किससे पूछ के आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, भले ही आप किससे पूछ के आ जाओ, आरबीआई। फिर उन्होंने बोला शेड्यूल 2, तो बोले शेड्यूल 2 में एंट्री ले सकते हो। किससे परमिशन लेने के बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और थर्ड उन्होंने क्या बोला? शेड्यूल 3 की अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसमें अगर आपको एंटर करना है तो प्रायर अप्रूवल किससे लेकर आ जाइए? रिजर्व बैंक। आया? यहां तक समझ में आया? चलो, अब उन्होंने शेड्यूल 3 की कुछ चीजें आपको स्पेसिफाई कर दी है। पहला क्या बोल रहा है वो? फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। स्टार मार्क करो बेटा, एग्जाम में आता है ये। स्टार्ट करें। क्या कहता है? इंडिविजुअल्स कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी। इंडिविजुअल बोला कि पर्सन बोला? इंडिविजुअल। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन अलाउड नहीं है। नेचुरल पर्सन अगर चाहे तो क्या कर सकता है? फॉलोइंग पर्पस के लिए $250,000 तक ले सकता है। उसको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल्स कैन अवेल of foreign exchange facility for following purpose within the limit of $250,000। आया? इससे ज्यादा अगर आपको रेमिटेंस कराना है तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? आरबीआई। पहला क्या बोल रहा है बेटा? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। अगर कोई कंट्री घूमने जाना है, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, जाओ घूमो। $2.5 लाख तक बिना किसी की परमिशन के ऑथराइज पर्सन तुम्हारे पैसे यूं ही कन्वर्ट कर देगा। आया? दूसरा, गिफ्ट और डोनेशन। अगर आपको $2.5 लाख तक किसी को गिफ्ट या डोनेशन देना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नौकरी करने जाना है, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, 2,50,000 तक यू डिड नॉट टू टेक एनी परमिशन। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड।
अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो, मेडिकल चेकअप चाहिए या मेडिकल ट्रीटमेंट है, या एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, इसको समझाओ ना, क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या होता है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक और चीज, अगर कोई पर्सन यूएसए से कैंसर का ट्रीटमेंट कराकर आया है तो गोलियां भी वहीं से खाएगा। अब वो बोल रहे भाई वहां से गोलियां आ रही है, फ्री में आएगी क्या? तो खर्चा लगेगा। तो उन्होंने बोला मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको दवाइयों का भी खर्चा है तो 2,50,000 तक आपको किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ने जा रहे हो $2.5 लाख तक चल जाएगा। एंड एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल के लिए अलाउड है? नहीं, सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने क्या बोला, आपको $2,50,000 तक किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डन। इसको क्या बोला गया? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आया? पक्का? बोलो, अरे बोलो बोलो, पक्का आया? एग्जाम में आएगा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, लिख पाओगे? क्या होती है? कि अथॉरिटीज ने आपके लिए एक स्कीम निकाली है जिसमें आपको अप टू सर्टेन लिमिट, दैट इज $2,50,000 तक, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इतना खर्चा करते हो फॉलोइंग क्लास के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नो प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड। आया समझ में? बोलो ना, आ गया? ठीक, डन। अब उन्होंने बोला फर्दर मोर अ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रिसाइडेड इन इंडिया एंड इज अ सिटीजन ऑफ अदर देन पाकिस्तान or is a citizen of India who is on deputation to the office may make remittance up to his net salary after deducting taxes, contribution to PF and other deduction। आया समझ में? आया कि भैया बाहर कमा रहे हो, बाहर से पैसा आ रहा है, समझो अगर मैंने यूएस के या दुबई के बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है, तो दुबई के बच्चे फीस भेजेंगे, ले सकता हूं फीस? हाँ। आया? पाकिस्तान के बच्चे फीस दे रहे तो बोले पढ़ाना ही नहीं, है ना, लिख दिए अदर देन पाकिस्तान, अलाउड ही नहीं है। आया? बोलो, आया? कि भैया बाहर से अगर आपको कुछ भी पैसा आ रहा है तो आपकी नेट सैलरी तक अलाउड है। आया? बोलो बोलो, पक्का? डन। फिर उन्होंने बोला फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसके ऊपर अलग लिमिट एप्लीकेबल होगी। डन। उन्होंने बोला नीचे दिए हुए लिमिट तक आपको किसी का भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई शैल बी रिक्वायर्ड। अगर आप डोनेशन कितने से ज्यादा कर रहे हो, अरे नहीं, आप डोनेशन किससे ज्यादा कर रहे हो, 1% of foreign exchange earned during the previous 3 financial year। अगर आपकी जो इनकम है वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की 1% से ज्यादा आपकी इच्छा क्या है, डोनेट करने की, या फिर उसका अमाउंट कितना है, $50 लाख, विच एवर इज लेस, तो आप कर सकते हो, विच इज लेस फॉर, हाँ हाँ, क्रिएशन ऑफ चेयर्स, है ना, क्रिएशन ऑफ चेयर्स, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। फिर से समझना, द फॉलोइंग रेमिटेंस बाय द पर्सन, अगर इंडिया वाला कोई पर्सन, पर्सन बोले तो अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कोई कंपनी या कोई भी फॉरेन में क्या कर रहा है, पैसा डोनेट कर रहा है,
तो कितने लेवल तक अलाउड है? तो उन्होंने बोला भाई 3 चीजों के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो तो 50 लाख यूएस डॉलर या फिर आपकी पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज की कमाई का 1%, विच एवर इज लेस, इतना ही आप डोनेट कर सकते हो। पहला, क्रिएशन ऑफ चेयर। होता है ना, सीट खरीदते हैं लोग कि मैं वहां का ट्रस्टी बनने वाला हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो बोलते हैं साहब थोड़ा तो डोनेट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। तो ऑक्सफोर्ड में पहले अगर आपने क्या किया है, डोनेशन दिया है सीट के लिए, तो उन्होंने बोला ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट करा है कि हमारा बच्चा वहां पढ़ने आना, तो उसको अच्छे से पढ़ाना और ये टॉपिक कवर करा देना, लगे तो पैसे ले लो, आया। थर्ड, अगर आप किसी टेक्निकल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन गए हैं, सुना है आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे आईआईटी जेईई, है ना, तो आईआईटी वाले जितने भी हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, ये लोग क्या करते हैं, फॉरेन की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ कोलैबोरेट करती है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे या हमारा पर्सन वहां बैठकर आपके रिसर्च में मदद करेगा। उन्होंने बोला ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, आया। ठीक, इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया एक्सीडिंग 25,000 यूएस डॉलर और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। क्या कहता है बेटा ये कि या तो आप फॉरेन में क्या खरीद रहे हो, आपने एक प्रॉपर्टी काट के रखी है, टाउनशिप काट के रखी हुई है और वहां पे क्या बिकवाते हो, फ्लैट, और जो भी फ्लैट खरीदता बेचता है उसको क्या देते हो, कमीशन। या इंडिया में है प्रॉपर्टी और बिकवा किससे रहे हो, फॉरेन वालों से, कि अगर 10 साल बाद आप इंडिया आने का सोच रहे हो तो आज ही हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ताकि 10 साल बाद आपको वो रेट ना मिले। आज ही सस्ते में प्रॉपर्टी, सिर्फ किसके लिए, फॉरेन वालों के लिए जो भारतीय हैं और कुछ टाइम बाद कहां आने वाले हैं, इंडिया में। तो आप बेच रहे हो तो कमीशन तो लोगे, ब्रोकरेज लोगे बेचने की। उन्होंने बोला 25,000 यूएस डॉलर या 5% तक अलाउड है। नेक्स्ट इज रेमिटेंस एक्सीडिंग, कितना है, करो कैलकुलेट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ यूएस डॉलर पर प्रोजेक्ट अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, ठीक, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 10 लाख पर प्रोजेक्ट तो अलाउड है। डन, बोलो। या अगर आपने कोई प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा किया है 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट या 1 लाख यूएस डॉलर तो ये माना जाएगा। डन, बोलो, आया समझ में? ठीक, एज इट इज लर्न करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, स्टार मार्क करो, एग्जाम में आता है। LRS ऑफ यूएस डॉलर 2,50,000 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर LRS स्कीम ऑथोराइज्ड डीलर में फ्रीली अलाउ रेमिटेंस, कि भैया आप इजीली कन्वर्ट करना चाहते हो, पैसा मंगाना चाहते हो, पैसा भेजना चाहते हो, भेज सकते हो बाय अप टू यूएस डॉलर 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। आया समझ में? आया, बोलो। फॉर परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आया समझ में? हाँ या ना? पक्का? अब ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल नहीं है? किसके लिए अवेलेबल नहीं है? कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF एटसेट्रा। आया समझ में? आया LRS समझ में आया? LRS क्या बोलता है? LRS क्या कहता है कि अंडर दिस स्कीम ऑथोराइज्ड डीलर चाहे तो क्या कर सकते हैं, फ्रीली रेमिटेंस अलाउ कर सकते हैं। आया? पक्का? तो अगर आप प्राइवेट विजिट पर जाना चाहते हो, बाहर घूमने जाना चाहते हो, दोस्तों से, परिवार वालों से मिलने जाना चाहते हो, जा सकते हो।
हाँ, अरे मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था, वो बोलते थे कि वो जो आंटी है वो नेपाल की है और उन्होंने शादी कहाँ करी, तो वो अपने नानी हाउस जाएंगे बच्चे, तो वो नानी हाउस जाएंगे तो कितने पैसों तक आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, $250,000 आया। ठीक है, तो उन्होंने बोला गधो, नेपाल जाएंगे तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नेपाल और भूटान में गांधी जी को लोग पहचानते हैं। आया, हाँ या ना। नेक्स्ट इज गिफ्ट और गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड, बिजनेस ट्रिप, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, या फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट फॉर परसुइंग देयर स्टडीज अब्रॉड। आया समझ में, हाँ या ना। ठीक, अब ये चीज समझना, ये रीड करो तो एक बार क्या कहना चाह रहा है ये, सिंपल सी पहले 3 शब्द ही पढ़ लो। हाउएवर बाय अदर फैमिली मेंबर, समझना ध्यान से, एग्जाम में पूछेंगे तो लिख पाओगे। पहले के लिए कितना है, पर पर्सन कितना है, 2,50,000। अब मेरा 2,50,000 और महेंद्र का 2,50,000, डन। फैमिली मेंबर, अब उन्होंने बोला मैंने 2,50,000 खर्च कर दिए, अब महेंद्र ने कितने खर्च करे, 1 लाख, तो बोल रहे हैं कि हम दोनों मिलाकर 5 लाख तक कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। उन्होंने बोला आपके 2.5 लाख अलग, आपके फैमिली मेंबर के 2.5 लाख अलग, क्लबिंग अलाउड नहीं है, कलेक्टिवली उसको नहीं देखा जाएगा। आया, बोलो डन, पक्का। क्या एक रेसिडेंट दूसरे रेसिडेंट को गिफ्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी? नहीं, अलाउड नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट गिफ्ट कर सकता है? नहीं, अलाउड नहीं है। आया समझ में? क्योंकि सरकार को पता है ये गिफ्ट में किसको बेवकूफ समझते हैं और किसको बेवकूफ बनाते हैं, गवर्नमेंट को। तो उन्होंने बोला इसका ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा किसके बेसिस पर होगा? ऑथोराइज्ड पर्सन। आया, हाँ या ना? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, पढ़ लिया? बोलो ना। अरे पक्का, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन which alters, अब तो अच्छी डेफिनेशन पढ़ लो, which alters the including contingent liability outside of person resident in India or assets or liabilities in India of person resident outside India, तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आ गया बेटा? बोलो डन। अब उन्होंने बोला भाई अगर कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो एलआरएस स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी? एलआरएस स्कीम सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल के लिए किससे परमिशन लोगे? आरबीआई। 1 रुपए का है तो भी, हाँ 100 रुपए का है तो भी, 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा है तो भी। आया, उनके ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आया, बोलो डन। क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ गया समझ में? 2 क्लास है, असेट और लाइबिलिटी। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रांजैक्टिंग आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्टिंग इन इंडिया। आया, बोलो आ गया? अब इसके कुछ देखो फटाफट एग्जांपल। अगर आप किस में डील कर रहे हो? अगर आप किस में डील कर रहे हो? फॉरेन करेंसी लोन। आया, अगर आप किस में डील कर रहे हो? ठीक है, अगर आप किस में डील कर रहे हो? गारंटी दे रहे हो। गारंटी समझ में आता है? गारंटर की इसने नहीं दिया पैसा तो मैं दूंगा, तो गारंटर किस में कन्वर्ट होगा, किस में इंक्लूड होगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स। नेक्स्ट इज लोन एंड ओवरड्राफ्ट। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आप अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ भी पैसा पे कर रहे हो तो वो किस में फॉल होगा? कैपिटल अकाउंट। फिर उन्होंने बोला अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और कंपनी कहां की है? आउटसाइड इंडिया। ऐसा लोग करते हैं क्या? करते ही हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, लुफ्तांसा का नाम सुना? लुफ्तांसा का नाम नहीं सुना? नहीं।
एकमात्र एयरवेज की कंपनी है जो प्रॉफिट में है पूरे वर्ल्ड में, आया लुफ्थांसा। अब वो बोलते हैं लुफ्थांसा में ऐसे आलतू फालतू लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, जो भी ट्रैवल करेगा उसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, आया ठीक। तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही है तो वो किस में फॉलो होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, आया। अब आपको अलग से परमिशन लेना पड़ती क्या, नहीं, वो वीजा में इंक्लूड हो जाता है, डन, आया, हाँ या ना, पक्का। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप बिजनेस फॉरेन में कर रहे हो तो अगर आपने बिजनेस इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है तो क्या वो भी इंश्योरेंस इंक्लूड होगा, ध्रुव होगा, ठीक। इसके बाद उन्होंने बोला लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। आप फॉरेक्स मार्केट में शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, डन। बोलो अब फॉरेन वाला इंडिया में कर रहा है तो उन्होंने बोला वो भी माना जाएगा। अब सेम है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गारंटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया, डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेमिटेंस आउटसाइड इंडियन कैपिटल एसेट्स एंड अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जितना इंडिया वालों के लिए बाहर के लिए है, बाहर वालों के लिए इंडिया का भी माना जाएगा, डन। बोलो आया। नेक्स्ट स्टार मार्क करो, रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर फॉरेन करेंसी। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, रिसीविंग ऑफ फॉरेन करेंसी, कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, पैसा आपको लेने का बचा हुआ है, तो मनी विच हैज बीन रियलाइज्ड उसे क्या बोला जाएगा, रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, आया। जो पैसा इंडिया आ चुका है उसे क्या बोला जाएगा, repatriation, the process of bringing the amount, realized amount in India, उसे क्या बोला जाएगा, repatriation। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का माल कहां भेजा, यूएसए, तो वो डॉलर में पेमेंट करेंगे और फॉरेन अकाउंट में होगा, तो उन्होंने बोला फॉरेन अकाउंट में पैसा आ गया, तो पैसा क्या हो चुका है, रियलाइज, आया। अब जब उस रियलाइज पैसे को आप कहां ले आए, इंडिया, सरकार को दे दिया पैसा आरबीआई को और उसके बदले ले लिया इंडियन रुपी, तो वो क्या हो गया, रिपैट्रिएशन, आया। घुम घुमा के आ गए, पूरा पैसा जितना भी एक्स्ट्रा बचा था वो सब जब सरकार को दे दिया तो सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी, आया। बोलो ना, तीनों समझ में आया। सरेंडर मतलब बचा हुआ आपने जब पैसा दे दिया, रिपैट्रिएशन इंडिया में लाके आरबीआई को पैसा दे दिया, रियलाइज सर्विसेज प्रोवाइड या गुड्स प्रोवाइड करने के बाद जो पैसा पाक रखा हुआ है आपके पास अकाउंट में उसे क्या बोला जाएगा, रियलाइजेशन, आया, डन। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू, क्या कहता है, अ पर्सन रेसिडेंट इन टू whom any amount of foreign exchange is due, मतलब फॉरेन के लोगों से अगर कोई भी पैसा लेने का निकल रहा है तो, और एज accrued shall with the general or special permission of Reserve Bank of India take all reasonable step, जो कर सकते हो करो, उसको रियलाइज करो और फटाफट कहां लेकर आओ, repatriate to India, आया, हाँ या ना। और कोई भी उसको रोकेगा नहीं या टोकेगा नहीं, कहां, पैसा लाने में, कहां पर, इंडिया में, आया ना। वो ऐसी कोई हरकतें करेगा जिससे उसका पैसा क्या हो रहा है, या हो रहा है सीज, आया समझ में, हाँ या ना। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, आया, कि उसको रियलाइज करो और तुरंत रिपैट्रिएट करो, और कोई रोकेगा भी नहीं ना, आप ऐसी हरकतें करोगे जिससे आपके पैसा क्या हो, डीले या हो सीज, आया, हाँ या ना। मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन, डैश लगा के लिखो, ऑथोराइज डीलर, डैश लगा के लिखोगे,
ऑथोराइज्ड डीलर। मैनर ऑफ रिपेट्रिएशन क्या है? जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा जाएगा, किसके कहने पर आएगा जाएगा? ऑथोराइज्ड डीलर। आया? डन। नेक्स्ट इज पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज। चालू करें। ठीक, पक्का। पहला क्या बोला उन्होंने कि अगर आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ है? रियलाइज हुआ है। किसके थ्रू? आपका कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन सेटल हो गया, कोई केस चल रहा था वो सेटल हो गया और आप जीत गए। दूसरा, अगर आपकी कोई भी इनकम है, किसके ऊपर? असेट के ऊपर, या फिर आपको क्या मिला है? कुछ पुश्तैनी पैसा, या फिर आपको मिला है तो वो पैसा कितने टाइम में सरेंडर करने का है? 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। कि आपको पैसा आया, 7 दिन के अंदर अंदर आपको सरकार को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी केस है तो अगर मैं फॉरेन घूमने गया था, वहां पे $2000 लेकर गया था, वापस आया $200 बच गए, तो 90 डेज में सरेंडर करना पड़ेगा। कि 7 दिन? अगर मुझे गिफ्ट मिला तो, अगर मैंने वहां एक प्रॉपर्टी खरीद के आया हूं और उससे रेंटल इनकम हो रही है, 7 दिन। आया समझ में? हाँ या ना? मतलब ऐसा कह सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आपको इनकम हो रही है वो 7 दिन में दे दो, और जो वंस इन ब्लू मून आपके पास आ रही है उसके लिए हमने 90 डेज देकर रखा हुआ है। डन? पक्का? बोलो ना। डन। अब उन्होंने बोला पीरियड फॉर सरेंडर इन सर्टेन केसेस। अगर आपने कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी खरीदी है या बेची है, या फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आया है विद इन 60 डेज, आया? पक्का? समझाऊं? चलो समझो, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास क्या है? विद इन, अगर आपके पास क्या है? अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन से घूमकर आ रहे हो, इंडिया में कोई पैसा है, ठीक है, तो 90 डेज। आया? बोलो ना। और अगर ट्रैवलर्स चेक के फॉर्म में है तो 180 डेज। समझे? कैश गए था, कैश आ गया, 90 डेज। अगर आपने चेक बनवाया था बैंक से, 180 डेज। आया समझ में? बोलो। कौन सा 60 डेज वाला? ये समझो। एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज एक्वायर्ड और परचेज्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पस मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन मेड बाय हिम टू एन ऑथोराइज्ड पर्सन। समझाऊं? समझना। अगर आप में से कोई विद्वान इंसान हुआ, वो यूएससीएफए करने की इच्छा रखा, तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कहां का रहेगा? वो यूएस से। फॉर्म भरोगे ना? फॉर्म किस में आएगा? डॉलर में, इंडियन रुपी में? फिर अगर आप आईवी लीग्स के फॉर्म भरते हो, आईवी लीग्स पता है? नहीं? समझो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं फॉरेन में जहां पे लोग पढ़ने जाते हैं, तो जो भी यूएस के अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो टॉप 10 टॉप 50 में आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आईवी लीग। डन? आईवी लीग, IVLEAGUES, सॉरी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा, फलाना फलाना, जो भी XYZ यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहां से अगर आप बोलोगे कि मैं MBA करना चाहता हूं, तो वहां के कॉलेज भी तो पता होना चाहिए। वहां का जाके आप बोलोगे कि अलाना फलाना यूनिवर्सिटी, आप बोलोगे और फॉरेन पढ़ने गए हो, वाव वाव वाव, कुछ नहीं है। फॉरेन में अगर आपको पढ़ना है तो आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप खर्चा कर करके थक जाओगे। आया? जैसे कि एग्जांपल है, आईटी वाला अगर कोई पर्सन होता है तो वो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। आया? वहां पे अगर आपका एडमिशन हो रहा है, मतलब खर्चा कम लगेगा, आपके स्कोर अच्छे थे टॉफेल और आइलेट्स में, सुना है GRE GMAT में, तो उन्होंने बोला भाई वहां का फॉर्म भरोगे ना तो डॉलर में पैसा लगेगा। ठीक? आप जब तक होश में आते, जब तक आपके पेरेंट्स मानते कि चल जाओ पढ़ ले, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जब तक फॉर्म की डेट ही निकल गई। ठीक?
तो वो पैसा वापस सरेंडर करोगे ऑथोराइज पर्सन के पास जाकर? तो उन्होंने बोला करो। फॉर्म वॉर्म के पैसे या ऐसे वैसे कोई भी पैसे आपने जो कन्वर्ट कराए हैं उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 60 डेज। आया, डन। जाना आईवी लीग से पढ़ने, मेरी इच्छा है कोई तो जाओ। कि बोले हम यहीं पे कुछ कर ले तो फिर फॉरेन का सोचेंगे। जाएंगे? हाँ, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। मैं तो ये बोल रहा हूं ऐसा पढ़ो कि स्पॉन्सर सरकार करे। डन। आया, रेमिटेंस ऑफ, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। अभी तो 1.5 घंटा ही है, चलो जल्दी ब्रेक लो, फिर पढ़ते हैं अपन।